तो सभी को नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मैं अमन गुप्ता आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों, आप ही के अपने YouTube चैनल भातखंडे संगीत शास्त्र में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई जोरों शोरों से चल रही होगी। तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। और भातखंडे संगीत शास्त्र ने दोस्तों जैसा प्रॉमिस किया था आप सभी को कि मंडे को आपको फ्री क्लासेस दी जाएंगी, तो लीजिए आप सभी से जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस लेकर के आज हाजिर हूं। और आज एक ऐसा विशेष टॉपिक आप सभी के समक्ष लेकर के आया हूं जो प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, एमपी मेंस की, यूपी टीईटी की, बीपीएससी की, DSSS की, अन्यथा किसी भी एग्जाम की, तो ये आज का टॉपिक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाला है। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को याद से दबा लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे एंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आपको फ्री में मिलती रहे। एंड ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर भी करिएगा। देखिए फ्री क्लासेस में आप लोग के लिए लेके आता हूँ तो शेयर करना तो आपका जो है वो हक बनता है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ग्रुप में शेयर करिए, अपने स्टेटस पर लगाइए ताकि हमारा जो परिवार है यूट्यूब चैनल का वो ज़्यादा से ज़्यादा हम ग्रो करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम फ्री की क्लासेस जो हैं वो प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए, यदि आप भी दोस्तों तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो हमारे बैचेस जो हैं वो लाइव हो चुके हैं। भातखंडे संगीत शास्त्र में पेपर 1 पेपर 2 यूजीसी नेट का जो है न्यू बैच लॉन्च हो गया है जो कि 15 मार्च से शुरू होगा और लाइव क्लास मिलेगी, हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, संडे मॉक टेस्ट मिलेगा, एग्जाम से पहले 1500 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो 3500 क्वेश्चंस तो आपको जो है 3500 प्लस क्वेश्चंस आपको म्यूजिक के मिल जाते हैं और 4000 प्लस क्वेश्चंस आपको पेपर 1 के देता हूं, इंग्लिश हिंदी दोनों ही भाषाओं में। पर मंथ का ऑप्शन अवेलेबल है, 2 टाइम इंस्टॉलमेंट का, 1 टाइम का ऑप्शन भी अवेलेबल है। यदि आपको सिर्फ म्यूजिक पढ़ना है तो सिर्फ म्यूजिक भी मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें वहाँ भी अवेलेबल है। पर मंथ का ऑप्शन यहाँ भी अवेलेबल है, 2 टाइम इंस्टॉलमेंट और 1 टाइम का ऑप्शन यहाँ भी अवेलेबल है। अगर आपको सिर्फ पेपर 1 पढ़ना है जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में और PDF नोट्स भी दूंगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको PDF की फॉर्म में दूंगा, आप डाउनलोड करके ढेरों प्रैक्टिस कर सकते हैं। 4000 प्लस क्वेश्चंस दूंगा आपको प्रैक्टिस के, ये वादा है मेरा। मेरे पास तो रेडी हैं और मैं तो देता रहता हूँ, है ना। तो यदि सर हमको तो वो वाला ज्वाइन करना है सर जहाँ से आपके 70 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, तो ये लीजिए 15 नवंबर से BPSC और STAT का कॉम्बो बैच भी जो है वो शुरू हो गया है। रजिस्ट्रेशन आपकी अभी से चालू हो चुकी है, तो आप चाहें तो अभी से एडमिशन ले सकते हैं। लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, संडे मॉक टेस्ट, एग्जाम से पहले 1500 क्वेश्चन और पर्सनल गाइडेंस, ये सारी चीज़ें कितने में, तो मात्र 2000 रुपये में आपको दी जा रही हैं। बस ये दिए गए नंबर पे फ़ोन करके आपको सारी जानकारी ले लेनी है। यूपी टीईटी का भी दोस्तों नया बैच लॉन्च हो रहा है 15 नवंबर से और इसकी रजिस्ट्रेशन भी चालू हो चुकी है। एमपी मेंस, RPSC, ये सारे बैचेस जो है हमारे लाइव हो चुके हैं। इसके अलावा क्लासेस जो है हमारी भातखंडे संगीत शास्त्र ऐप पर होती हैं, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, क्या आप सभी लोग रेडी हैं आज की क्लास के लिए? तो चलिए, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज एक ऐसे टॉपिक को जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और मैं इनकी जीवन गाथा के बारे में क्या ही कहूं, ये अपने आप में खुद एक संगीत है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा दोस्तों कि भारतीय शास्त्रीय संगीत को यदि भारत से विश्वविख्यात बनाने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो इन्हीं को जाता है, जिनका नाम क्या है, तो इनका नाम पंडित रविशंकर जी है। पंडित रविशंकर जी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया, विश्व में उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया जहां तक पहले किसी ने परिकल्पना करी ही नहीं थी। तो आइए हम परम पूजनीय पंडित रविशंकर जी को दंडवत होकर के प्रणाम करते हैं एवं उनके जीवन की कुछ पहलू को हम लोग समझते हैं। तो आइए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जन्म की। तो पंडित रविशंकर जी का जन्म 7 अप्रैल 1920 बनारस में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। यदि बात करें पंडित जी के गंधर्व लोक में प्रस्थान की, तो पंडित जी के गंधर्व लोक में प्रस्थान जो है वो 11 दिसंबर 2012 में हुआ था। तब उनकी उम्र थी 92 वर्ष, जो कि उनका जो हम कहें गंधर्व लोक में प्राप्ति जो है उनकी भारतवर्ष में नहीं हुई थी, तो उनकी अमेरिका में हुई थी। तो
सैंडियागो नामक एक शहर में उनका जो है गंधर्व लोक में जो है प्राप्ति उनकी हुई थी, या कहीं कि उनका प्रस्थान हुआ था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें एवं भगवान उनको अपने श्री चरणों में जगह ज़रूर दें। तो चलिए बात करते हैं पंडित आपके पिताजी का। तो आपके पिताजी का नाम है श्याम शंकर चौधरी जी। बड़े भाई हैं आपके पंडित उदय शंकर जी, जो कि विश्व प्रसिद्ध नृत्यकार थे। इनके कुछ अन्य भाई भी थे, जैसे राजेंद्र, देवेंद्र और भूपेंद्र जी। तो इन सभी में सबसे छोटे अगर कोई थे तो सबसे छोटे थे कौन? तो रविशंकर जी, है ना। रविशंकर जी सबसे छोटे जो थे, है ना, इसलिए उनको प्यार भी बहुत मिला अपने परिवार से। यदि बात करें आपके सितार गुरु की, तो आपके सितार गुरु हैं बाबा अलाउद्दीन खां। कौन है? बाबा अलाउद्दीन खां। और बाबा अलाउद्दीन खां के बारे में कहना ही क्या है, इनके लिए मैं सेपरेट एक वीडियो लेकर के आप सभी के समक्ष आऊँगा, ये वादा रहा मेरा, ठीक है। तो चलिए पंडित जी की यदि हम बात करें धर्म पत्नियों की या कहें अर्धांगिनी की, तो हम सभी अधिकांश स्टूडेंट तो यही जानते हैं कि उनकी एक ही अर्धांगिनी रही हैं, जो कि है अन्नपूर्णा देवी जी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, रविशंकर जी की जो है 4 अर्धांगिनियाँ रही हैं। सबसे पहली अर्धांगिनी थी तो वे थी कौन? अन्नपूर्णा देवी जी, जो कि सुरबहार वादिका थी। और किनकी पुत्री थी? तो बाबा अलाउद्दीन खां साहब की। किनकी? बाबा अलाउद्दीन खां साहब की पुत्री थी, जो कि सुरबहार वादिका और एकमात्र सुरबहार वादिका थी। इसके पश्चात उन्होंने विवाह किया किनसे? तो कमला शास्त्री जी से, जो कि एक नृत्यांगना थी, जिसका मतलब हम कह सकते हैं कि डांसर। इनकी तृतीय अर्धांगिनी थी तो सुजोन्स जी, जो कि गायिका थी। और चौथी थी सुकन्या राजन जी। तो 4 शादियां जो हैं पंडित रविशंकर जी की हमें देखने के लिए मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। अन्नपूर्णा देवी जी से जो उनके पुत्र हैं उनका नाम क्या था? तो शुभेंद्र शंकर जी। सुकन्या राजन जी से जो उनकी पुत्री हैं जिनका नाम है अनुष्का शंकर जी। बहुत से लोग तो शायद यही समझते हैं कि अनुष्का शंकर जी जो है वो अन्नपूर्णा जी की बेटी हैं, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। सुकन्या राजन जी की पुत्री हैं कौन? अनुष्का शंकर जी। सुजोन्स जी से जो उनको पुत्री हुई है उनका नाम है नोहरा जोन्स। क्या है? नोहरा जोन्स। और यदि बात करें अन्नपूर्णा जी की, तो उनके बारे में एक पॉइंट बहुत अच्छा मैं आपको बताना चाहूँगा कि माता अन्नपूर्णा देवी जी का असली नाम क्या था? तो उनका असली नाम था रोशनारा। क्या था? रोशनारा। उनका विवाह के उपरांत उनको परम पूजनीय जो हैं हमारे रविशंकर जी, उन्होंने अन्नपूर्णा नाम जो है उनको दिया था। चलिए, तो पंडित रविशंकर जी का मूल नाम क्या है? तो क्या है? राविंद्र शंकर चौधरी। क्या है उनका मूल नाम? क्या है? तो राविंद्र शंकर चौधरी, जो कि रविशंकर बाद में बन गया। तो चौधरी फिर लोगों ने कहना जो है बंद कर दिया, क्योंकि राविंद्र शंकर चौधरी को ज़्यादा ही लंबा नाम था। तो लोगों ने क्या किया? तो रविशंकर रविशंकर कह करके उनको पुकारना शुरू कर दिया। पंडित जी ने अपने सितार को एक नाम दिया था, जो था क्या? सुरशंकर। क्या है? सुरशंकर। जब आपको अपने किसी कला से, है ना, ये प्रेम हो जाए या आपको अपने किसी इंस्ट्रूमेंट से प्यार हो जाए, तो हम उसको जो है एक प्रेम भाव से नाम तो देते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपने गिटार को एक समय पे नाम दिया था, ठीक है। तो हो जाता है लगाव अपने इंस्ट्रूमेंट से, और तो उन्होंने अपने सितार को क्या नाम दिया था? तो सुरशंकर। क्या नाम दिया था? सुरशंकर। पश्चिम में भारतीय शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने का श्रेय सितार वादक पंडित रविशंकर जी को ही जाता है। इससे पहले विश्व स्तर पर भारतीय संगीत को पहुंचाने का जो परिकल्पना है वो किसी ने नहीं कही थी। एकमात्र पंडित रविशंकर ही थे जिन्होंने ये प्रण ले लिया था कि भारतीय शास्त्रीय संगीत को मैं विश्व विख्याति जो है वो दिला कर रहूँगा। तो इस चीज़ का जो पूरा तरह से जो श्रेय है वो जाता है किसको? तो रविशंकर जी को। पंडित जी की शुरुआती दिनों में वे नृत्यकार थे। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यदि आप पंडित जी की पुरानी जो है कुछ छवि देखेंगे तो आपको प्रतीत होगा कि रविशंकर जी पहले डांसर ही थे, है ना। बाद में उन्होंने जो है वो सितार वादन शुरू किया, पर उन्होंने अपना संगीत का, या कहें कि संगीत में उनका जो आरंभ हुआ था वो एज अ डांसर ही हुआ था, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कितना अच्छा पॉइंट है कि पंडित जी की शुरुआती दिनों में वह क्या थे? नृत्यकार थे। और सन 1938 में 18 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई का जो नृत्य दल छोड़कर 94 तक बाबा अलाउद्दीन खां की शरण में रहकर सितार उन्होंने सीखना शुरू किया। तो 1938 से लेकर के 1944 तक जो है वो बाबा अलाउद्दीन खां साहब के पास रहे। और जब उन्होंने वह दल छोड़ा था अपने भैया का, जब उन्होंने डांस का दल छोड़ा, तब वे मात्र 18 वर्ष के थे। तो 18 वर्ष में ही उन्होंने अपने भैया का दल छोड़ करके बाबा अलाउद्दीन खां साहब के शरण में गए और वहाँ पर रह करके उन्होंने जो है सितार का जो है वादन सीखा।
और उनके पास रह करके उन्होंने जो सभी रागों को जो है अच्छे से सीखा। आगे बढ़ते हैं। पंडित रविशंकर ने पहला नृत्य कार्यक्रम 10 वर्ष की आयु में दिया था। तो ऐसा नहीं है कि वो स्टेज से उनको जो है स्टेज उनको बाद में मिला, उनका स्टेज से पहले कोई ताल्लुक नहीं था, ना ना ना, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। उनको स्टेज तो बचपन में ही मिल गया था। और किस वर्ष की आयु में? 10 वर्ष की आयु में। और तब वे क्या करते थे? नृत्य करते थे। क्या करते थे? नृत्य करते थे। पंडित जी ने अपने सितार की प्रथम प्रस्तुति भारत में सन 1939 में इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में दी थी। उनका पहला प्रदर्शन अली अकबर के साथ एक जुगलबंदी थी। यानी कि संगीत में जो उनको सबसे पहले देखा गया स्टेज पर, वो 1939 में देखा गया। और वो भी एकल वादन के लिए नहीं देखा गया, है ना, एकल के लिए नहीं देखा गया, जुगलबंदी के लिए देखा गया। और उनके साथ किसने बजाया था? तो बाबा अलाउद्दीन खान साहब के पुत्र उस्ताद अली अकबर खान ने, इन दोनों ने मिलकर के एक जबरदस्त प्रस्तुतिकरण दी थी, जहां से इनका नाम बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। देश के बाहर पहला कार्यक्रम कब किया? तो 1954 में किया, है ना। और कहां पे किया था? तो सोवियत संघ में किया था। कहां पे किया था? सोवियत संघ में किया था। और यूरोप में पहला कार्यक्रम कब किया था? तो 1956 में किया था, है ना। और 1956 में ही लंदन में उन्होंने अपना पहला एलपी एल्बम जो है वो रिकॉर्ड किया था, है ना। 1956 में ही उन्होंने पहला यूरोप कार्यक्रम भी किया और 1956 में उन्होंने पहला एलपी एल्बम जो है वो रिकॉर्ड किया था। आइए और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं। जैसे पंडित रविशंकर जी ने ऑल इंडिया रेडियो में भारतीय शास्त्रीय ऑर्केस्ट्रा की स्थापना करी और अपनी रचनाओं में उन्होंने पश्चिमी और भारतीय शास्त्रीय वाद्य यंत्रों का जो है संयोजन किया था। अब ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से पंडित जी को बुलाया गया, यानी कि निमंत्रण किया गया कि आप जो है थोड़ा सा ऑल इंडिया रेडियो में भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दें। तो पंडित जी तो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि खुले विचारों के थे, है ना। उनका विचार कभी भी ऐसा नहीं था कि सिर्फ संगीत अगर कुछ है तो वो सिर्फ भारतीय संगीत ही है। उनकी कभी भी ऐसी विचारधारा नहीं थी। संगीत को लेकर के उनका जो विचार था वो बहुत ही ब्रॉड था, बहुत ही ओपन माइंडेड विचारों के थे। तो उनका कहना ये था कि ठीक है, भारतीय शास्त्रीय संगीत तो है ही हमारे साथ, लेकिन इसका मर्ज हम वेस्टर्न म्यूजिक के साथ भी कर सकते हैं। तो ऑल इंडिया रेडियो में पंडित जी ने सबसे पहले ऑर्केस्ट्रा बनाया और उस ऑर्केस्ट्रा में अपनी रचनाएं बजाई और उन रचनाओं में वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट और इंडियन इंस्ट्रूमेंट दोनों का ही जो है मर्ज करके जो है रचनाएं वो किया करते थे, जो कि बहुत ही फेमस हुई थी उस समय पर, है ना। रविशंकर ने कनाडा, यूरोप तथा अमेरिका में बैले तथा फिल्मों के लिए भी संगीत कंपोज किया है। शंकर जी गैर भारतीय फिल्मों के लिए संगीत रचना करने वाले पहले भारतीय थे, है ना। अब देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए मेरा भारत है ना, तो मैं अगर कोई फिल्म बनाता हूँ तो ऑब्वियसली मैं क्या करूँगा, तो मैं किसी भारतीय को लूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि किसी भारतीय को लूँ ताकि वो मेरे भारत का जो है टेक्सचर मेरे फिल्मों में दे। मेरी फिल्मों में अगर म्यूजिक हो तो किसी भारतीय का हो। लेकिन बाहर के लोग पंडित रविशंकर जी से इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, उनके इतने ज़्यादा मुरीद हो चुके थे कि उनका ये भी था कि आप हमारे बैले में बजा दीजिए, या हमारे बैले के लिए आप कुछ कंपोज कर दीजिए, या आप हमारी फिल्मों के लिए प्लीज़ कुछ कंपोज कर दीजिए। क्योंकि सिर्फ सितार वादक नहीं थे ना रविशंकर जी, उनकी जो चिंता भावना थी संगीत को लेकर के वो बहुत ही ब्रॉड थी। तो क्या क्या करते थे, तो फिल्मों में भी दिया करते थे संगीत, है ना। सिर्फ भारतीय संगीत में नहीं, विदेशों में भी उनको बुलाया जाता था कि आप हमारे बैले में म्यूज़िक दे दीजिए, या हमारी फिल्मों में जो है आप प्लीज़ कंपोज कर दीजिए, या अपना सितार बजा दीजिए। तो वे इकलौते ऐसे गैर भारतीय एक हमारे कलाकार थे जो कि गैर भारतीय संगीतों में भी या फिल्मों में भी अपना जो है योगदान दिया करते थे। उससे पहले कोई नहीं कर पाया था ये कार्य, है ना। चलिए, पंडित जी ने 1962 से 1963 में बंबई में किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक की स्थापना करी। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। तो 1962 से लेकर के 1963 में उन्होंने बंबई में किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक की स्थापना करी। 1967 में लॉस एंजलिस यूएसए में किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक की एक पश्चिमी शाखा भी उन्होंने खोली थी। अब जो 1962 से 1963 में उन्होंने किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक मुंबई में खोला था, उसकी एक वेस्टर्न ब्रांच भी उन्होंने खोली। कब? तो 1967 में। और कहाँ खोली? तो यूएसए में, है ना। लॉस एंजलिस आपको पता होगा, बहुत फेमस जगह है। तो वहाँ पे उन्होंने जो है किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक की स्थापना करी, जो कि वेस्टर्न ब्रांच थी ऑफ किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक। पंडित जी ने पाश्चात्य संगीत विद्वानों के साथ मिलकर एक नया
संगीत राग रॉक के नाम से भी तैयार किया था। देखिए कितनी मजेदार बात है ना। पंडित जी ने पाश्चात्य संगीत विद्वानों के साथ मिलकर के एक नया संगीत और उसका नाम क्या दिया, राग रॉक। आप लोग सुन सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है, बहुत ही शानदार है, के नाम से भी तैयार किया था, जिसका उद्देश्य था विश्व भर में भारतीय संगीत, शास्त्रीय संगीत का प्रचार प्रसार करना, है ना। अब उन्होंने वेस्टर्न लोगों के साथ काम तो किया, लेकिन उसका मेन टेक्सचर क्या था, तो दैट इज भारतीय शास्त्रीय संगीत। ठीक है, आप लोग को मिल जाएगा यूट्यूब पर, सुनिएगा, आनंद आएगा बहुत ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं। तो भाई आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि हमारे बैचेस सारे लाइव हो चुके हैं। आप अभी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं पेपर 1 पेपर 2 की। ये शुरुआत हो जाएगा 15 मार्च से, लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी से चालू है। लाइव क्लास, हर क्लास की रिकॉर्डिंग, संडे मॉक टेस्ट, एग्जाम से पहले 1500 क्वेश्चन, तो टोटल 3500 प्लस क्वेश्चन म्यूजिक के और 4000 प्लस क्वेश्चन आपको पेपर 1 के मिल जाएंगे। पर मंथ का ऑप्शन अवेलेबल है, 2 टाइम इंस्टॉलमेंट और 1 टाइम का भी अवेलेबल है। यदि आपको सिर्फ म्यूजिक पढ़ना है तो म्यूजिक पढ़ सकते हैं, पर मंथ 2 टाइम इंस्टॉलमेंट 1 टाइम का भी। ये रहा नंबर, इस पर आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। हमारी क्लासेज में भी इसी तरह से जो है आपको पढ़ाया जाता है ना। यदि आपको सिर्फ पेपर 1 पढ़ना है तो सिर्फ पेपर 1 पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पेपर 1, तो बल्ले बल्ले तो हो जाएगी। इंग्लिश हिंदी में आपको PDF मिलेगी नोट्स की, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे। BPSC का और एस्टेट का कॉम्बो बैच भी हमारा नया चालू हो रहा है, तो उसमें भी आप आ सकते हैं। ये भी 15 मार्च से शुरू हो जाएगा। जानकारी के लिए आप किसी भी नंबर पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। UPTET का भी नया बैच चालू हो रहा है और ये अंतिम बैच होगा, क्योंकि इसके बाद तो आपका एग्जाम आ जाएगा। और MP मेंस का भी बैच लाइव है, RPSC फर्स्ट ग्रेड का भी। तो सारी क्लासेज जो है हमारी ऐप पर होती है, जिसका नाम है भातखंडे संगीत शास्त्र। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी लिंक ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और विशेष बातों पर जो है पंडित जी की हम लोग ध्यान देते हैं, जैसे उन्होंने किन किन फिल्मों में कार्य किया है। तो सबसे पहली फिल्म थी धरती के लाल, है ना। धरती के लाल फिल्म में उन्होंने जो है अपना संगीत दिया है। नीचा नगर करके एक फिल्म थी, उसमें भी आप उन्होंने जो है बहुत अच्छा कार्य किया। ये सारी फिल्में आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, देख सकते हैं आप, फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। अनुराधा, गोदान, मीरा, पोथेर, पांचाली, काबुली वाला, गांधी और चार्ली, इन फिल्मों में जो है आपने बहुत बखूबी अपनी कला का प्रदर्शन किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप स्टार मार्क करके लिख सकते हैं। यदि बात करें पुस्तकों की, तो आपने एक ही पुस्तक का नाम सुना होगा, दैट इज माई म्यूजिक माई लाइफ, है ना। कि पंडित रविशंकर जी ने माई म्यूजिक माई लाइफ नाम से पुस्तक लिखी 1968 में, जो कि उनकी आत्मकथा थी। और किस भाषा में लिखी गई, इंग्लिश में। ये सारी जो ये पॉइंट आपको पर्टिकुलर पता होगा, लेकिन 2 चीज़ें ऐसी आपको बताने वाला हूँ जो आपने शायद बहुत कम स्टूडेंट ने जो है सुनी होगी। दैट इज राग माला नाम से भी उन्होंने ग्रंथ लिखी है, जो कि इंग्लिश भाषा में है। यस, बिल्कुल, राग माला नाम से भी उन्होंने पुस्तक लिखी है। उन्होंने एक नहीं, टोटल 3 पुस्तक लिखी है। तृतीय पुस्तक है उनकी कौन सी, राग अनुराग नाम से, जो कि बांग्ला भाषा में है। किस भाषा में है, तो बांग्ला भाषा में। तो माई म्यूजिक माई लाइफ के अलावा भी उन्होंने 2 ग्रंथ लिखी हैं, दैट इज रागमाला और राग अनुराग नाम से, जो कि इंग्लिश और बांग्ला भाषा में मिलती है। लिख लीजिए, कितने शानदार पॉइंट बता रहा हूँ। आपको क्लास कैसी लग रही है भाई, कमेंट जरूर करें। और लाइक बहुत कम आ रहे हैं दोस्तों, लाइक प्लीज़ करिए। देखिए इतने एफर्ट्स मैं आपके लिए लगा रहा हूँ, और हर मंडे में आपको फ्री क्लासेस देता रहूँगा। यदि आप इसी तरह लाइक एंड शेयर करते रहेंगे, तो लाइक एंड शेयर करते रहिए, अपना प्यार बरसाइए और कमेंट करके बताइए कि कैसी लग रही है आपको क्लास। आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने कुछ रागों की भी रचना करी, जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे परमेश्वरी, कामेश्वरी, गंगेश्वरी, जोगेश्वरी, वैरागी तोड़ी, देखिएगा वैरागी तोड़ी, कौशिक तोड़ी, मोहन कोंस, रसिया, मनमंजरी, पंचम, रागेश्वरी। यस, रागेश्वरी जो राग है, जिसे हम लोग रागेश्वरी कहते हैं, तो रागेश्वरी राग भी जो है वो पंडित रविशंकर जी की ही देन है। चारू कोंस, इसके अलावा मोहन कोंस, पलास काफी, नट भैरव, ये जो नट भैरव है ना, नट भैरव राग जो इतना फेमस है, वो किसकी देन है, तो पंडित रविशंकर जी की। गोदावरी, भैरव जन सम्मोहिनी, तिलक श्याम, बैरागी भैरव, बैरागी भैरव और बैरागी तोड़ी, दोनों ही जो हैं पंडित रविशंकर जी के द्वारा बनाए गए राग हैं। अब इसमें एक पॉइंट बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मिलता है हमको, नट भैरव राग का उनका सृजन सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ, है ना। नट भैरव राग आपने सुना भी होगा, है ना। नट भैरव राग उनका बहुत फेमस है, और बहुत कलाकारों ने जो है आपका गज़ल भी बनाई, जैसे
शहर दर शहर लिए फिरता हूँ, तन्हाई को कौन सा नाम लूं मैं तेरी, कौन सा नाम लूं मैं तेरी शनासाई को, शहर दर शहर लिए फिरता हूँ, तन्हाई को। कितने अच्छे अच्छे जो हैं नट भैरव राग में बंदिशें हमें मिलती हैं, कितने अच्छे अच्छे गज़लें मिलती हैं, सुना करिए, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए कुछ अधिक और भी कुछ जो है बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट हैं। जैसे 12 मई 1986 में से 11 मई 1992 तक राजीव गांधी की ओर से राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से वह कौन संगीतज्ञ हैं जो राज्यसभा के भी सदस्य रह चुके हैं। तो एकमात्र हमारे पंडित रविशंकर जी जो हैं वो राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। 1945 में सारे जहां से अच्छा की धुन को रिकम्पोज किया था, तब पंडित जी मात्र 25 वर्ष के थे। सोचिए 25 वर्ष की आयु में उनको इतना बड़ा कार्य जो है करने का जो है मौका मिला, क्योंकि वो इतने जो है काबिल भी थे, है ना। स्टूडेंट भी देखिए ना कितने हैं, तो बाबा अलाउद्दीन खान साहब के। पंडित जी ने चित्रसेन नामक कथा नृत्य की भी जो है रचना करी थी। एकमात्र रचना इन्होंने जो है की थी, दैट इज कौन सी, चित्रसेन नामक। 1950 से 1953 तक दिल्ली में झंकार म्यूजिक सर्कल नामक संगीत संस्था खोली थी, जो बाद में भारतीय कला केंद्र के नाम से जानी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। वैसे जो सारे पॉइंट आपको बता रहे हैं इंपॉर्टेंट ही है, बट ये कितना अच्छा पॉइंट है। देखिए दिल्ली में झंकार म्यूजिक सर्कल नाम से उन्होंने एक संस्था खोली थी, जिसका बाद में नाम क्या पड़ गया, तो भारतीय कला केंद्र। यस, जो आज का भारतीय कला केंद्र इतना फेमस है हमारे पूरे भारतवर्ष में, वो किसकी देन है, तो वो पंडित रविशंकर जी की ही देन है। आइए तो अब 1977 से लेकर 78 में संगीत के प्रसार हेतु रिम्पा, मैं आपसे कई बार क्वेश्चन पूछूंगा ना कि रिम्पा, तो रिसर्च परफॉर्मिंग ऑफ इंस्टीट्यूट संस्था बनारस में खोली थी, जिसका बाद में नाम बदलकर रविशंकर इंस्टीट्यूट फॉर म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट रख दिया गया था, और इसकी एक शाखा जो है वो आपको दिल्ली में भी मिलती है। ठीक है, तो पहले तो इसका नाम रिसर्च परफॉर्मिंग ऑफ इंस्टीट्यूट था रिम्पा, लेकिन बाद में इसका नाम बदल करके क्या रखा गया, तो रविशंकर इंस्टीट्यूट फॉर म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट, है ना। और इसको कहाँ जो है खोला गया था, सबसे पहले तो बनारस में खोला गया था, है ना। पंडित जी वैसे बनारस के ही थे तो वैसे बंगाली, बट बनारस से थे। चलिए, पाश्चात्य संगीत विद्वान जॉर्ज हैरिसन ने पंडित जी को द गॉड फादर ऑफ, क्या कहा था, गॉड फादर ऑफ वर्ल्ड म्यूजिक। कितना अच्छा देखो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, है ना। तो पाश्चात्य संगीत विद्वान कौन, जॉर्ज हैरिसन। और जॉर्ज हैरिसन कौन है, जरा कमेंट सेक्शन में बताइए, देखते हैं आप में से कितने लोग पहचानते हैं जॉर्ज हैरिसन को। वैसे हम बता ही देंगे। तो द गॉड फादर ऑफ वर्ल्ड म्यूजिक जो है उनको उपाधि उन्होंने दी थी। 1982 में पंडित जी ने एशिया के लिए स्वागतम नाम से संगीत निर्देशन भी किया था। अब इनके लिए कुछ पुरस्कार की हम बात कर लेते हैं। वैसे पंडित जी ने अपने जीवन और मृत्यु के पश्चात कुल 5 ग्रैमी अवार्ड जो हैं जीते हैं। लोग तो बस गाना बनाते रह गए कि ग्रैमी ले आऊँगा, और एक ग्रैमी नहीं लेके आ पाए। सही बात है कि नहीं है, कि ग्रैमी ले आऊँगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और कुछ नहीं हो रहा। पंडित जी ने अपने काम से 5 ग्रैमी, लोगों को एक नहीं मिल रहा, है ना। चाहे बात करें इंडियन की चाहे वेस्टर्न लोगों की, लोगों को एक नहीं मिल रहा। पंडित जी ने उस समय पर 5 ग्रैमी लिए, है ना। तो सबसे पहला ग्रैमी लिया 1967 में ग्रैमी, और किस लिए मिला था तो वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। 1972 से 73 के बीच में भी इनको ग्रैमी दिया गया। सन 2000 में भी उनको ग्रैमी पुरस्कार दिया गया, तीसरा पुरस्कार। चौथा था आपका 2013 में ग्रैमी, और 55वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड में भी उनको जो है ग्रैमी अवार्ड दिया गया। तो टोटल 5 ग्रैमी, एक नहीं मिल रहा। हमने तो देखा भी नहीं कि ग्रैमी दिखता कैसे सामने से,
है कि नहीं भाई? आपने अगर किसी ने ग्रैमी देखा है सामने से तो बताना ज़रूर कि कितना मतलब चमकता कैसा है, मैं जानना चाहूँगा। ठीक है। और एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि अनुष्का शंकर और पंडित जी की एकमात्र पिता पुत्री की ऐसी जोड़ी थी जिन्होंने एक साथ ग्रैमी अवार्ड जो है प्राप्त किया था। तो ये एकमात्र ऐसी कैटेगरी है पिता पुत्र की जिनको एक साथ में ग्रैमी अवार्ड मिला था, है ना। इनकी पुत्री अनुष्का शंकर जी भी बहुत ही अच्छा सितार बजाती हैं, है ना। और वेस्टर्न म्यूजिक में इनका बहुत नाम है एवं यूएसए में इनका बहुत ही नाम है। आगे बढ़ते हैं। और संगीत नाटक अकेडमी मिला था 1962 में। 1975 में संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप भी इनको मिली थी। 1973 में जो है इनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी। कहाँ से? तो खैरागढ़ से, है ना। 1967 में पद्म भूषण, 1981 में पद्म विभूषण और 1999 में क्या मिला था? तो भारत रत्न की उपाधि प्राप्त थी। किसकी उपाधि? भारत रत्न की। तो मेरा तो सीधा सही कहना है, अगर पंडित जी को नहीं मिलता भारत रत्न तो फिर कौन ही बचा था भारत रत्न के लिए, है ना। इन्होंने ही तो भारतीय संगीत को पूरे विश्व में फेमस किया, है ना। आपको शायद पता होगा, यदि आप लोग थोड़ा सा अगर इतिहास पढ़ेंगे दोस्तों तो आप लोग जानते होंगे कि जो अंग्रेज जब भारत पर जो है कब्जा करते हैं तो उनके लिए भारतीय संगीत ना बहुत निम्न स्तरीय था। वो भारतीय संगीत को बहुत निम्न स्तरीय मानते थे क्योंकि उनका आइडियोलॉजी ऐसा नहीं था ना, कि उनको तो पता ही नहीं है कि संगीत से जो है मोक्ष भी प्राप्ति हो सकती है ना। अब हमारा संगीत जो है वो तो मेलोडी प्रधान है ना, मेलोडी प्रधान है और उनका है हारमोनी बेस्ड। तो वो ओवरऑल जजमेंट करते हैं गाने की, हम लोग तो प्रत्येक स्वर की प्रधानता दिखाते हैं। तो उनकी मानसिकता ही नहीं थी इतनी ज़्यादा कि समझ सकें, तो इसलिए भारतीय संगीत को काफ़ी निम्न स्तरीय मानते थे, है ना। अच्छा नहीं मानते थे कि अरे ये तो जो है अच्छा संगीत नहीं है, अच्छा संगीत तो हमारा वेस्टर्न म्यूजिक है। लेकिन भारतीय संगीत आज एक ऐसा संगीत बन चुका है दोस्तों जिसका डंका तो वेस्टर्न म्यूजिक क्या पूरा वर्ल्ड मान चुका है आजकल। सही बात है कि नहीं है? तो आज भारतीय संगीत ऐसी जगह जो है प्राप्त कर चुका है कि आज वही अंग्रेज बुला बुला के बोलते हैं कि आ जाओ भाई हमारे यूनाइटेड किंगडम में आ जाओ प्लीज, है ना, हमारे यूरोप में आ जाओ प्लीज, कुछ थोड़ा सा प्रोग्राम कर दो। आज तो सम्मान दे करके बुलाते हैं क्योंकि अब उनको पता है कि भारतीय संगीत क्या है। और ये कमाल किसने किया, ये मानसिकता किसने चेंज करी, ये सूझबूझ अंग्रेजों के अंदर किसने जगाई? तो हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा दोस्तों, पंडित रविशंकर जी ने जो है इस कार्य को संपूर्ण किया है ना। इन्होंने जो कार्य किया है अपने जीवन में और जो संगीत के प्रति जो इनका कह सकते हैं डेडिकेशन रहा है ना, वो अतुल्य है। अब मान लीजिए दोस्तों कि मैं बहुत अच्छा गाऊं, मेरे को जो है हजारों राग आ जाएं, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, लेकिन अगर संगीत के प्रति मेरा कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं रहा तो क्या फायदा हुआ मेरा? और शायद यही सोच थी पंडित जी की, इसलिए उन्होंने संगीत को जो है एक सीमा तक नहीं रखा। उन्होंने जो है संगीत को उस ऊंचाई तक पहुंचाया जहां तक कोई कल्पना ही नहीं कर पाया था इससे पहले, है ना। इससे पहले कोई कल्पना ही नहीं कर पाया था कि संगीत जो है, भारतीय संगीत उस लेवल पर भी जा सकता है। तो ये सारा श्रेय जो है मैं देना चाहूँगा, या हम सभी देना चाहेंगे और विद सहसम्मान देना चाहेंगे किसको? तो पंडित रविशंकर जी को। और हाथ जोड़ के कहते हैं कि थैंक यू कहना चाहेंगे पंडित जी, यदि आप हमें लौकिक रूप से यदि आप हमें देख रहे हैं तो आपके चरणों में हम जो है प्रणाम दे करके आपको कहना चाहेंगे कि थैंक यू सो मच कि आपने संगीत को इस ऊंचाई तक पहुंचाया। हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, और थैंक यू सो मच, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विभिन्न विश्वविद्यालयों से उनको डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त थी। और कितने डॉक्टरेट मिले थे? टोटल 14। हमको एक नहीं मिल रहा है ना, एक पीएचडी कंप्लीट नहीं हो रही है हम लोगों से, है ना, कि डॉक्टर की उपाधि एक नहीं मिल रही है, उनको 14 प्राप्त थी। 14, सोचिए क्या व्यक्तित्व था इनका, है ना। 1982 में जो है इनको ऑस्कर सम्मान भी दिया गया। ऑस्कर भी ले आया था, है ना, ऑस्कर भी लेके आए थे, सिर्फ ग्रैमी नहीं, ऑस्कर भी। ऑस्कर कहाँ मिलता है आजकल, है ना। ऐसा नहीं कि टपरी पे मिल जाएगा तो चलो चाय पीते हुए ले लेते, नहीं, कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जो किसी ने नहीं किया, तब जाकर ऑस्कर मिलता है ना। 1996 में इन्हें ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ म्यूजिक जो है सम्मान भी दिया गया था। 2001 में नाइटहुड की उपाधि जो है इनको दी गई थी। ये सब कुछ सम्मान और कुछ जो है अवार्ड हैं। बाकी तो मेरा ऐसा मानना है कि संगीत के प्रति जो
इन्होंने डेडिकेशन दिखाई है उसको जस्टिफाई करने के लिए कोई सम्मान बना ही नहीं है। ये मेरा मानना है, बाकी आप सभी का अपना अपना मानना हो सकता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपका क्या मानना है। आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने सितार के भीतर भी कुछ नया जो है विशेष कार्य किया था। जैसे पंडित जी ने सितार में मंद्र सप्तक में 8वां तार लगाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे पहले कुछ घराने के कलाकार जैसे इटावा घराने में 6 तारे बजती थी, 6 तारे लगाई जाती थी, कुछ अधिकांश घरानों में 7 तारे, लेकिन पंडित रविशंकर जी ने मंद्र सप्तक में एक और जो है तार जोड़ा और अपने सितार में कुल कितने तारों को जो है लगा करके प्रयोग किया, तो टोटल 8 तारे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। और इन्हीं का ही जो है अनुसरण करते हुए निखिल बैनर्जी जी ने भी 8 तारों का जो है प्रयोग किया है। सितार में लरज खरज का प्रयोग व उस पर मींड का सर्वप्रथम प्रयोग भी इन्हीं की ही देन है। इनसे पहले ये सितार पर की जाने वाली क्रिया है किसी के मस्तिष्क में आया ही नहीं। सोचिए, मैं बस 30-40 सालों से अगर मैं सितार बजाऊं और कुछ नया नहीं कर पा रहा, जो सब कर रहे वही कर रहा हूं, तो मुझ में उनमें फर्क क्या हुआ? ये मानसिकता थी किसकी? तो ये मानसिकता थी पंडित रविशंकर जी की। उनको बस यही था कि कुछ ना कुछ नया खोजूं, कुछ ना कुछ नया मैं करूं। तो वो जो उनकी उत्सुकता थी ना नया चीज़ों को लेकर के कुछ करने का, उसी जो है उत्सुकता ने जो है एक नया चीज़ निकाला, दैट इज लरज और खरज और मींड का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो रविशंकर जी ने, है ना। दक्षिण भारतीय राग सिर्फ भारतीय राग के ज्ञाता नहीं थे, दक्षिण भारतीय रागों के भी बहुत ज्ञाता थे पंडित रविशंकर जी। तो दक्षिण भारतीय राग चारुकेशी, किरवाणी, जन सम्मोहिनी, हंस ध्वनि को उत्तर भारत में संपूर्ण विश्व जो है प्रसिद्धि दिलाने वाले कलाकार भी रविशंकर जी ही हैं। चारुकेशी जो आज आप सुन रहे हैं इतना मन लगा करके, किरवाणी अगर सुन रहे हैं, हंस ध्वनि सुन रहे हैं ना यदि आप, तो कर्नाटक संगीत से उत्तर भारतीय संगीत में लाने का श्रेय भी सिर्फ इन्हें ही जाता है। उससे पहले कोई नहीं करा ये काम। तो सोचिए क्या मानसिकता थी इनकी, क्या डेडिकेशन था संगीत के प्रति, क्योंकि बाउंड्रीज नहीं थी ना इनके लिए। इनके लिए वो था नहीं कि देखो हमारा भारत है, ये उत्तर भारतीय संगीत है, ये दक्षिण भारतीय संगीत है। इनके लिए ये डिवीजन थी ही नहीं। इनके लिए था कि ये भारत है और संगीत है, बस बात खत्म, है ना। और ये पूरा एक जो है हमारा पृथ्वी है, और ये पृथ्वी क्या है? तो ये संगीत है। इसमें वेस्टर्न है क्या है क्या नहीं, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता था। उनको बस मतलब था सिर्फ संगीत से। यही मैं आपको कहना चाहता हूं दोस्तों। आप मेरी पहले की वीडियो उठा के देखिए, मैं सब समय आपको यही कहता आया हूं कि संगीत में डिवीजन मत करिए। आप जो ये करते हैं ना कि सर हम बस बीपीएससी पढ़ेंगे, सर हम यूजीसी नेट पढ़ेंगे, सर हम तो एमपी मेंस पढ़ रहे हैं, ये डिवीजन बंद कर दीजिए। ज्ञान के पीछे भागे दोस्तों, ज्ञान के पीछे। जिस दिन आपको संगीत सच में समझ आने लग जाएगा ना, ये जो बाउंड्रीज आप बना रहे हैं ना, ये बाउंड्रीज खुद ब खुद डिलीट होने लग जाएंगी आपके माइंड से। बस एक बार कोशिश जरूर करिएगा। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव पढ़ना बंद कर दीजिए। अपने आप को ज्ञानी बनाइए कि सर अगर मैंने नाद शुरू किया तो मैं नाद को बहुत अच्छे से पढ़ूंगा। अपना टॉपिक तो आप पढ़ रहे हैं, दैट इज ओके, आप पढ़िए, लेकिन उसके अलावा भी एक्स्ट्रा पढ़िए, क्योंकि ज्ञान ही लेने आप आए हैं इस दुनिया में दोस्तों। 50-60 हज़ार रुपये कमाएंगे हम लोग, हम भी कमाएंगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या है? ये भौतिक चीजें हैं दोस्तों। ये बस हमारे पृथ्वी लोक की चीजें हैं, है ना। 50-60 हज़ार रुपये कमा लिए और मस्त हम लोग, फिर उसके बाद क्या हुआ? हमारा भी गंधर्व लोक में प्रस्थान हो रहा है। लेकिन भगवान तो पूछेंगे ना, मां सरस्वती जी पूछेंगी हमसे कि क्या कंट्रीब्यूट किया, बताओ। मैंने आपके अंदर संगीत डाल के भेजा, ये सोच के भेजा कि चलिए आप भी शायद कुछ संगीत को आगे बढ़ाएंगे, तो क्या कंट्रीब्यूशन क्या रहा आपका संगीत के लिए, बताओ। तो क्या उत्तर देंगे आप? क्या उत्तर दूंगा मैं अपने आप से भी ये प्रश्न पूछना चाहता हूं। तो इसलिए आए हैं, ऑलवेज ज्ञान को लीजिए और ज्ञान को दूसरों में भी बांटिए। मेरा ये मानना है दोस्तों, है ना। बाकी आप सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, सब अपने लेवल पे अच्छा ही करते हैं, अच्छा ही सोचते हैं, है ना। ये मेरी कुछ बातें थी, है ना। अब इनकी जो है शिष्य परंपरा देख लेते हैं। तो शिष्य परंपरा में श्री गोपाल कृष्ण जी हैं जो कि वीणा वादक थे, उमा शंकर मिश्र जी सितार वादक, विश्व मोहन भट्ट जी जो जिटार या फिर मोहन मीणा जिसे हम लोग कहते हैं वो बताते हैं, है ना। विजय राघव राव जी बांसुरी वादक, शमीम अहमद खान जी सितार वादक,
कृष्ण चक्रवर्ती जी सितार वादक, अनुष्का शंकर जी उनकी पुत्री सितार वादक, गोपाल कृष्ण विचित्र वीणा वादक, बीटल्स जॉर्ज हैरिसन। अब मैंने कहा था ना मैं आपको बताऊंगा, तो ये कौन है पता है, मैं आपको बताता हूं। बीटल्स के लीड गिटारिस्ट थे। बीटल बैंड अगर आपने कभी सुना हो, क्योंकि मैं तो वेस्टर्न भी सुनता हूं बहुत ज़्यादा, बीटल बैंड इज दैट टाइम वन ऑफ द मोस्ट फेमस बैंड था उस टाइम पे। जब बीटल बैंड के जॉर्ज हैरिसन ने जब पहले शास्त्रीय संगीत सुना पंडित रविशंकर जी का, तो उनके मुरीद हो गए थे एकदम। और उसी समय उन्होंने जो है संकल्पना करी कि मैं भारतीय संगीत सीखूंगा, और भारतीय संगीत का सितार अगर किसी से सीखूंगा तो एकमात्र रविशंकर जी से सीखूंगा, नहीं तो नहीं सीखूंगा। और उनके सानिध्य में जो है उन्होंने जो है सितार वादन भी सीखा। इसके बाद जया विश्वास जी, शंभुदास जी, शशि मोहन भट्ट, और अंतिम शिष्य कौन रहे? तो इनके अंतिम शिष्य रहे तो कौन? ऋषभ जी, है ना। तो ऋषभ रिखीराम जी जो है इनके अंतिम शिष्य थे। आजकल तो बहुत फेमस है, आपने सुना होगा, दिनता 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 दम तना दे दे तना। तो ये वाला जो म्यूजिक है वो वही है। तो ये हमारे पंडित रविशंकर जी के आखिरी स्टूडेंट हैं, और अभी वर्तमान समय में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। भगवान इनको भी बहुत अच्छा नाम दे और लंबी आयु दे, और संगीत के क्षेत्र में भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि ये भी जो है अपने गुरु के जो है कर कमलों पर आगे बढ़ें और भारतीय संगीत को बहुत ऊंचाई दें, है ना। तो ये थे हमारे रविशंकर जी। वैसे कहा जाए तो रविशंकर जी के बारे में जितना बताएं उतना ही कम है दोस्तों। मेरी तो हैसियत ही नहीं है, मैं तो अपने आप को उस लेवल का ही नहीं मानता कि मैं उनके बारे में बता पाऊँ, पर जितनी इन्फॉर्मेशन मैं जानता था मैंने सोचा कि मैं आप सभी के साथ शेयर करूँ। दोस्तों हमारी क्लास मंडे टू सैटरडे रोज़ होती है ना, सोमवार से शनिवार डेली होती है 7 बजे। और ख़ास बात यह है हमारी कक्षा की दोस्तों कि मंडे को आपको फ्री कंसेप्ट क्लास मिलती है, जैसे आज मैं आपको दे रहा हूँ, है ना। और इसके अलावा जो है आपको अदर्स डे में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। तो आप लाइक ज़रूर करें दोस्तों, बिना लाइक करे मत जाइएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को याद से दबाइए, और हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिलता रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा, है ना। यदि आप भी पढ़ना चाहते हैं किसी भी बैच में तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं। हमारी खुद की ऐप पर क्लास होती है, लाइव क्लास मिलेगी, हर क्लास रिकॉर्डिंग मिलेगी, सारी चीज़ें मिलेंगी आपको फ़ोन करके सारी जानकारी ले लेनी है। और 15 मार्च से हमारे सारे बैचेज जो हैं लाइव शुरू हो रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन अभी से चालू हो गए हैं। तो तब तक के लिए सभी से कहेंगे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, और अपने देश का भी ध्यान रखना है। गंदगी हमको बिल्कुल नहीं मचानी है, ये देश हमारा अपना है। और आज से संकल्पना करिए कि संगीत के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है ना। संगीत के लिए, अपने लिए नहीं, संगीत के लिए कंट्रीब्यूट करना है, ताकि आने वाली जनरेशन भी जो है संगीत को समझ सके। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, क्या आप ऐसी क्लासेस आगे भी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। वो सारी बातें आप कमेंट सेक्शन में आफ्टर द वीडियो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी से कहेंगे जय हिंद और जय भारत।